हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी को देखने वाले हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक के बाद परीक्षा में आए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को मैप पर कुछ जगहों को चिन्हित करने के लिए कहें। मतलब एज ए टीचर आप बच्चों को मैप पे कह सकते हैं कि कुछ जगहों को आप लोकेट करिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को जगह यानी प्लेसेज, दिशा डायरेक्शन, दूरी मतलब डिस्टेंस संबंधी समझ बनेगी। आप बच्चों से ये कह सकते हैं कि इंडियन जो मैप है उसको ले लें और वहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है राजस्थान, तो राजस्थान कहाँ पे है, यहाँ से किस दिशा में बिहार है, या फिर जो है बिहार से महाराष्ट्र की दूरी कितनी है। ये सारी चीज़ें बच्चों को जब आप मैप पे जो है सिटीज़ को, शहरों को लोकेट करने को कहेंगे, चिन्हित करने को कहेंगे, साथ में इससे ये रहेगा कि उनको मैप संबंधी ज्ञान होगा, दिशा भी संबंधी ज्ञान होगा और ये भी जानेंगे कि जो है शहरों के बीच दूरी कितनी है। तो ऐसे उनका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और आपको बता दें कि मैप से परीक्षा में 1 से लेकर 3 नंबर तक का प्रश्न जरूर आता है, तो आप भी मैप को देखना चालू कर दीजिए और ये देखा करिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है और जो है किस राज्य से किस राज्य की दिशा कौन सी है, कौन सा राज्य किससे किससे सटा हुआ है, कौन से राज्य इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप भी देखा करिए क्योंकि परीक्षा में मैप से 1 से लेकर 3 नंबर तक हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा ही गया है। तो देखते हैं अगला टॉपिक। बच्चों को उनके बड़ों से जानवरों और कीड़ों के बारे में पूछने को कहें। बच्चों से आप कह सकते हैं कि आप अपने परिजन, अपने माता पिता या परिवार वालों से आप जानवरों, एनिमल्स के बारे में, साथ में कीड़ों के बारे में पूछने को कहें। और बच्चों से बदलते हुए वातावरण मतलब जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनके कारण परिवेश में पक्षियों की घटती संख्या के बारे में संवाद करें, डिस्कस करें। आप बच्चों से जो वातावरण में होने वाले चेंजेस की वजह से जो पक्षियाँ, आप देख सकते हैं कि पक्षियाँ दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। आप किताबों में पक्षियों के बहुत नाम पढ़े होंगे, टीवी में भी देखते होंगे, लेकिन अब रियल में अगर इन्वायरमेंट में देखेंगे तो वो पक्षियाँ गायब होती जा रही हैं। तो इस वजह से ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब पे आप बच्चों में संवाद, ग्रुप डिस्कशन डिस्कस करवा सकते हैं। इससे ये रहेगा कि वो लोग पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनेंगे, साथ में जो पक्षियाँ बची हुई हैं उनका संरक्षण करने के बारे में भी सोचेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे कुछ ऐसी पक्षियाँ जैसे गिद्ध अब देखने को ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस के कारण वो अब जो है एकदम ख़त्म हो गए हैं। तो इस वजह से अगर मान लीजिए पक्षियाँ हैं तो हमारे लिए जो है वातावरण को साफ करने का काम करती है। अगर पक्षियाँ रहती हैं तो कीड़ों को खाती हैं, ऐसे जो है कीड़े जो है खेतों को नष्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से पक्षियों का भी रहना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग कल के सेशन में पढ़े थे कि जो है वातावरण के जितने भी घटक है, अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटर रिलेटेड हैं। तो इसलिए वातावरण के जितने भी तत्व हैं, जितने भी पशु पक्षी जानवर है, सबका जो है रहना बहुत ही ज़रूरी है वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए। तो इन सब मुद्दों पे आप बच्चों में डिस्कशन करवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। शिक्षक बच्चों को वाद विवाद यानी डिबेट का अर्थ समझा सकता है और डिबेट करने के मौके भी दे सकता है। तो एज ए टीचर आपको बच्चों में डिबेट जो है करवाना है, वाद विवाद करवाना है। पहले आप इसका अर्थ समझा दीजिए, उसके बाद इसके मौके दीजिए। इससे क्या होगा कि वाद विवाद बच्चों को किसी भी मुद्दे पर विभिन्न कोणों से
देखने और सोचने का नज़रिया देता है। देखिए, जब आप बच्चों को डिबेट करने का मौका देंगे, वाद विवाद करने का मौका देंगे, तो इससे ये होगा कि कोई भी इशू रहेगा उस पर जब वो लोग बातचीत करेंगे तो उसके पक्ष में उसके विपक्ष में जो है बोलेंगे, सुनेंगे, काफ़ी तर्क देंगे। इससे ये होगा कि मान लीजिए कोई टॉपिक है, कोई इशू है, तो उसके प्रति पहले वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, उसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे, उसके बाद उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। उसके बाद जो सामने वाला है वो भी सुनेगा और उसके जो है विपक्ष में भी वो कुछ ना कुछ अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू देगा, अपना नज़रिया बताएगा। तो इससे ये होता है कि बच्चों में ब्रेन स्टॉर्मिंग अपने जो है दिमाग को दौड़ाएंगे और उसके बाद जो है इससे उनका जो है बौद्धिक विकास बढ़ेगा और साथ में जो है इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर भी होंगे। तो इसलिए जो है डिबेट का भी होना बहुत ज़रूरी है कक्षा में बच्चों के विकास के लिए। और शिक्षक समाज के विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों एवं उनके महत्व को समझा सकता है। शिक्षक को ये करना चाहिए क्लास में कि समाज के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो आपका सफाई करने वाला हो, सफाई मैन, या फिर और कोई व्यक्ति हो, सारे व्यक्तियों का जो है कुछ ना कुछ अपना रोल है। वो जो है सोसाइटी में कुछ जो है डिफरेंट जो रोल्स हैं पीपल के, वो एक अलग ही भूमिका निभाते हैं। अगर सफाई करने वाला जो है सफाई ना करे तो वातावरण गंदा होने लगेगा, मतलब उसका भी रोल अहम है। मान लीजिए कोई बर्तन बनाने वाला है तो बर्तन भी बना रहा है, वो भी अपना समाज में अपना अहम योगदान दे रहा है। किसान है, खेती कर रहा है, उसके ज़रिए खाने को मिल रहा है। कोई अगर जो है कंपनी में काम कर रहा है तो उसके ज़रिए कोई और प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब समाज के जो भी व्यक्ति हैं, विभिन्न व्यक्ति हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, उनके कार्यों और जो उनके महत्व हैं उनको आप क्या करना है, एज ए टीचर बच्चों को समझाना है, उनको बताना है कि समाज में कोई जो है छोटे तबके का है या फिर बड़े से बड़ा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और एक दूसरे के जीवन में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सहायता कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप बच्चों को समझाएं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, प्रयोग मूल्यांकन के संकेतकों में से एक है। मतलब एक्सपेरिमेंट करना आपका जो असेसमेंट होता है उसके इंडिकेटर्स में से एक है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जो प्रयोग का जो मूल्यांकन करना है, प्रयोग के मूल्यांकन का जो है कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से संकेतक है। तो आपको बता दें कि कोई भी प्रयोग रहेगा उसमें आप बस ये देखिए कि किसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा जो है मतलब भला होने वाला है, सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन बच्चे के पक्ष में है, कौन सा जो है पॉजिटिविटी ला रहा है बच्चे के लिए। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रचनात्मक लेखन, मतलब क्रिएटिव राइटिंग। ऑप्शन नंबर बी है प्रदर्शन, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी है हाथों की गतिविधि, मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी है पिक्चर पढ़ना, मतलब पिक्चर रीडिंग। तो देखिए जो क्रिएटिव राइटिंग है ये अच्छा है, प्रदर्शन ये भी ठीक है, चित्र पढ़ना ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना ये कि बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ है। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव है वो है ऑप्शन नंबर सी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी हाथों की गतिविधि। क्योंकि यहाँ पे बच्चा करके सीखेगा, करके सीखेगा, और जहाँ पे करके सीखा जा रहा है वहाँ पे बच्चा ज़्यादा सीखता है। क्योंकि आपका जो एनसीएफ है, एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों को करवा के सिखाइए। इससे जो है बच्चों का जो चीज़ों को सीखने का वो स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि अगर बच्चा किसी चीज़ का मान लीजिए लेखन कर रहा है तो जो है कुछ ही टाइम तक वो जो है याद रहेगा। प्रदर्शन मान लीजिए किसी चीज़ को देखा तब भी कुछ टाइम पे तक ही रहेगा, चित्र को पढ़ा तो भी कुछ टाइम ही रह जाएगा। लेकिन किसी चीज़ को अगर वो कर के सीख रहा है तो जो है उसके लिए एकदम परमानेंट हो जाता है।
तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला। आपको बताना है कि जो है बाला का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ब्रेल एज लर्निंग एड, ऑप्शन नंबर बी है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी है ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट। तो आपको बता दें कि बाला का मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसका अर्थ ये है कि जहां पर आपकी जो बिल्डिंग है वो एक लर्निंग एड की तरह काम करे स्कूल्स में, वही आपका क्या कहलाता है, बाला। इसको शॉर्ट में बाला कहते हैं। आइए आपको इसको इमेज के द्वारा क्लियर कर देते हैं। बाला मतलब बाला का फुल फॉर्म हो गया बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, इसका फुल फॉर्म ही पूछा हुआ है। देखिए ये जो आपकी बिल्डिंग दिख रही है इसमें देखिए यहाँ ए फॉर एप्पल लिखा हुआ है, तो कहीं और जो है फ्रूट लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपकी जो है गिनती लिखी हुई है, साथ में यहाँ पे देखिए एरोप्लेन बना हुआ है। इससे ये रहेगा कि जो बच्चे हैं वो जो है जो उनकी बिल्डिंग्स हैं उसको देख के जो है लर्न करते हैं। वो एक प्रकार का जो बिल्डिंग है वही लर्निंग एड का काम करने लगी। ठीक है, तो जो है दीवारों पे जो जगह जगह पे जो प्रिंटिंग हुई है वही आपका लर्निंग एड की तरह काम करती है। आप देख सकते हैं कि जो है बिल्डिंग को जो RT 2009 है वो कहता है कि इस प्रकार बनाइए कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक हो। ऐसी बिल्डिंग रहे जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उनके लिए एकदम से जो है आने जाने रहने के लिए वहाँ पे कोई दिक्कत ना रहे। इसी वजह से आप देखेंगे कि पहले जो स्कूल्स थे वहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी, लेकिन अब सीढ़ियों को हटा के जो है रैंप लगा दिया गया ताकि जो है मान लीजिए कोई विकलांग भी बच्चा है तो उसको भी उस पर चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग में ही आपका जो फर्श है उस पर सांप सीढ़ी का जो है खेल बना दिया गया है। उस पर देखिए बच्चे अपना आराम से खेल रहे हैं और सीख रहे हैं। दीवार पे इंडिया का मैप बनाया गया है, प्रिंट किया गया है। तो इन सब सारी चीज़ों से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। इसीलिए बिल्डिंग को इस तरह बनाया गया है कि वो बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड की तरह काम करे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला आपका टॉपिक है 5E मॉडल। तो 5E मॉडल में सब यहाँ पे देखिए 5E है, ये पांचों ई का अपना अलग अलग फुल फॉर्म है। तो चलिए पांचों ई को देखते हैं। आपका पहला ई है इंगेज, दूसरा ई है एक्सप्लोर, तीसरा ई है एक्सप्लेन, चौथा ई है इलेबोरेट और पांचवा ई है इवेल्युएट। ठीक है, तो चलिए पांचों ई को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चों को क्या करना है, इंगेज करना है। इंगेज करने के लिए बच्चों को आपको क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को कोई चीज़ अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो उनको जो है उस कक्षा में उस टॉपिक में इंगेज करने के लिए उससे रिलेटेड कोई जो है आप प्रीवियसली नॉलेज पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछिए। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि जो है जो आप पढ़ा रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या उस यूनिट के कॉन्सेप्ट में से कुछ भी जो है आप पहले से जो है उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ चीज़ पूछ लीजिए। बच्चा ऑटोमेटिक उस जो है चैप्टर से टॉपिक से जुड़ जाएगा। उसके बाद आप जो है जब उससे क्वेश्चन पूछ लिए तो बच्चा तो इंगेज तो हो गया, फिर बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। मतलब जब वो आप पूछेंगे तो कुछ ना कुछ वो अपना जो है अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को वो बताएगा बच्चा क्लास में। उसके बाद इन जो है इंगेज हो गया, फिर अपनी चीज़ों को बताया, मतलब एक्सप्लोर किया। फिर आप जो है क्या करें, अब उस चैप्टर को एक्सप्लेन करें। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद अब जो है जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिए तो आप फिर उसको अब बच्चों को इलेबोरेट करने का मौका दीजिए। मतलब जो चीज़ आप बच्चों को समझाए हैं उसको जो उनके जीवन में उसको अप्लाई करने का मौका दीजिए। जो भी चीज़ आप पढ़ाए हैं, जो भी आइडियाज़ दिए हैं उसको नए कॉन्टेक्स्ट में, न्यू संदर्भ में आप जो है बच्चों को उनको प्रयोग करने दीजिए। अब सारी चीज़ें हो गई
जो भी आप पढ़ाए हैं लास्ट में उसका जो है इवेल्युएशन करिए, आकलन करिए, मूल्यांकन करिए। तो यही आपका 5E मॉडल है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों को अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन, अभी आपने 5E में एक्सप्लोरेशन को पढ़ा है, ठीक है। तो बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सीखने का बहुत स्थान मिलता है, यह इंगित करता है। इसकी अंग्रेजी भी देख लेते हैं कि चिल्ड्रन गेट्स लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन दिस इंटीग्रेट्स। तो इसका क्या अर्थ है कि बच्चे जो है खोज के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा बहुत ही अच्छे से ईवीएस को सीखते हैं। इसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट, मतलब ईवीएस को रटने के माध्यम से सीखा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ईवीएस में तो प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ तो रटने का कोई सवाल है नहीं है। या फिर ईवीएस इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, तो आपने जो है पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि ईवीएस में सूचनाएं मात्र नहीं दी जाती हैं, न ही डिफिनीशंस भरी गई हैं। ईवीएस की बुक को ऐसा बनाया गया है कि उसमें बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे, फोटोज भरे गए हैं, कहानियाँ भरी गई हैं, पहेलियाँ भरी गई हैं। सिर्फ सूचनाएं या फिर डिफिनीशंस को तो कोई स्थान ही ईवीएस में नहीं दिया गया है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। ईवीएस बाल केंद्रित है, तो जी हाँ, यही ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है कि ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब ईवीएस को इस प्रकार डिजाइन किया गया, ईवीएस की किताब को, कि बच्चा जो है केंद्र में रहे, सारी चीजें बच्चे के हिसाब से किया गया है। ऑप्शन नंबर डी तो गलत है ये कि ईवीएस शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही है। तो बढ़ते हैं आगे। रेलवे टाइम टेबल को कक्षा में लाया जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं? रेलवे के टाइम टेबल को कक्षा में ला सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को जो रेलवे का टाइम टेबल है उसको पढ़ना सीखने में मदद मिलेगी, ठीक है। आप बच्चों के सामने एक रेलवे का टाइम टेबल ला सकते हैं, उससे जो है बच्चों क्या कर सकते हैं, उस टाइम टेबल को जो है पढ़ने सीखने में मदद मिलेगी। और साथ ही आप उस टाइम टेबल से कई चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे आप भूगोल, गणित आदि पढ़ाने के लिए कई दिलचस्प गतिविधियों को तैयार करने के लिए जो आप रेलवे की समय सारणी लाए हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक रेलवे का टाइम टेबल ही दिया गया है, ठीक। तो आप एक टाइम टेबल ला सकते हैं, उससे ये रहेगा कि बच्चों को टाइम टेबल पहले तो आप पढ़ना सिखा सकते हैं कि देखिए इस वाले ऑप्शन में स्टेशंस का नाम है, यहाँ पे ट्रेन कब आ रही है, ट्रेन कब डिपार्चर होगी, और जो है डिस्टेंस क्या है, और कौथा दिन है। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को टाइम टेबल से सिखा सकते हैं। साथ ही आप ये भी सिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ जो है ये ट्रेन है, ये एनसीईआरटी में ये टाइम टेबल गिवन है, ठीक है। तो आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि ट्रेन गांधीधाम से चल रही है और ये यहाँ पे 5:15 पे चली है, और जो है डिस्टेंस क्या है 0, मतलब यहीं से ट्रेन चलना चालू हुई है, और कौथा है पहला दिन है। तो ये सब सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं। उसके बाद बच्चों से आप ये भी बता सकते हैं कि जो ट्रेन की टाइमिंग होती है वो अलग हिसाब से चलती है। जैसे देखिए यहाँ पे भिवंडी रोड, यहाँ पे ट्रेन 21:10 पे पहुँची है। मतलब आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि जैसे जो नॉर्मल घड़ियाँ होती हैं वो 12 तक बजती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपकी ट्रेन की जो टाइमिंग्स है वो 12 से ऊपर तक जाती हैं। अब यहाँ पे आप बच्चों को बता सकते हैं कि 21 बजने का मतलब है कि 9:10 पे ट्रेन कहाँ, भिवंडी रोड पहुँची है। और इस प्रकार ट्रेन जो है चलते चलते डे 1 समाप्त हुआ, फिर जो है डे 2 आ गया, फिर उसके बाद नगर कोइल में पहुँचते पहुँचते तीसरा दिन आ गया। और तब तक जो डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस वाली लाइन में 2649 किलोमीटर ट्रेन चल चुकी है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा पहले तो ये सीखेगा कि जो है शहर कौन सा कहाँ है, किसके बाद कौन सा शहर आएगा। साथ में बच्चा ये भी सीखेगा कि जो है समय जो है ट्रेन का अलग हिसाब से चलता है।
और ये भी सीख सकता है कि अगर ट्रेन जो है 5:15 पे पहले दिन चली है, ठीक है, तो अगले दिन वो जो है 00 पे मतलब यानी 12 बजे जो है पहुंच रही है कहाँ, नगर कोइल में। यहाँ जो है तीसरे दिन, तो इन जो है दोनों के बीच में कितना जो है टाइम लगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को टाइम टेबल दिखा सकते हैं, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न आता है कि मान लीजिए पूछ ले कि जो है ट्रेन सूरत से 16:15 पे निकली है और उसके बाद वो ट्रेन आपका कोट्टयम, मान लीजिए कोट्टयम जो है उसके जो है दूसरे दिन 23:50 पे पहुंची है, तो बताइए दोनों के बीच में कितना समय लगा। तो आपको क्या करना रहेगा, समय को कैलकुलेट करना रहेगा। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में एक प्रश्न आ जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।